गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज स्टार्ट करते हैं हम टेस्ट सीरीज नंबर 11। आज ही हमारी सामान्य अध्ययन की 11वीं वीडियो होगी। इससे पहले हम 10 वीडियो बना चुके जिसमें 30 क्वेश्चन जनरल स्टडी के हमने किए थे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रशासन के क्षेत्र में निम्न में कौन सी इल्तुतमिश की देन है? देखना, जो इल्तुतमिश था ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी हुआ है और इसने दिल्ली को राजधानी बनाया अपनी। इससे पहले जो शासक था सुल्तान दिल्ली सल्तनत का, ये कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? लाहौर को बनाया था, लाहौर। और ना ही उसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। सुल्तान की उपाधि धारण किसने की? फिर इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान माना जाता है। ये क्या था? वास्तविक शासक या वास्तविक सुल्तान, और अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। जो इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किया था, यानी कि नींव रखी थी, उसे पूरा कराने का जो कार्य था ये इल्तुतमिश ने किया। तो क्वेश्चन है, प्रशासन के क्षेत्र में कौन सी इल्तुतमिश की देन है? तो प्रशासन में क्या देन हुई थी? इख्तियारी व्यवस्था। इख्ता किसे कहते हैं? भूमि का छोटा भाग, यानी कि किसी भूभाग को हम क्या कहेंगे? इख्ता। और इख्ता प्रणाली क्या थी? जो पदाधिकारी होते थे दरबार में, उच्च पदाधिकारी या फिर सैनिक, उनको वेतन के बदले भूमि का टुकड़ा दिया जाता था, यानी कि इख्ता। जो यहाँ से लगान होगा उसे वही पदाधिकारी रखता था वेतन के बदले। तो इख्तियारी व्यवस्था किसने शुरू की? ये इल्तुतमिश ने शुरू की। और इल्तुतमिश ने एक चालीसा की स्थापना की थी। चालीसा क्या थे? 40 सरदारों का एक समूह था, जो एक सलाहकारी संस्था थी, जो इल्तुतमिश को सलाह देने के लिए गठित की गई थी। चालीसा का जो दमन किया था ये किया था बलबन ने। फिर बाद में क्वेश्चन बहुत आता है परीक्षा में कि चालीसा का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने। और दमन किसने किया? बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 2, अकबर के शासन में महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? देखना, महाभारत का जो नाम था रजमनामा, और किसने अनुवाद किया था? किस नाम से जाना जाती है? रजमनामा। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। और इसका जो अनुवाद किया था फारसी भाषा में, एक तो किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने, अब्दुल रहीम खान खाना, और दूसरा नकीब खां, और एक थे इसमें अब्दुल कादिर बदायूनी। इन्होंने फारसी में अनुवाद किया था, और किस नाम से किया गया था? रजमनामा के नाम से। क्वेश्चन आता है कि किसके दरबार में एक अनुवाद विभाग था? तो अकबर के दरबार में अनुवाद विभाग था। क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेदिक के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध किस देवी से है? तो गायत्री मंत्र किस में लिखा हुआ है? ये ऋग्वेद में, और ऋग्वेद के 3रे मंडल में ये सावित्री देवी को समर्पित है। सावित्री देवी गायत्री मंत्र। तो ऋग्वेद में टोटल मंडल कितने? 10 मंडल। ऋग्वेद में 10 मंडल, और 10 में से जो तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख। और टोटल कितने? 10 मंडल। इसका 9वां मंडल सोम को समर्पित है। सोम ऋषि, यानी कि सोम ऋषि। नंबर 4, बोध गाथाओं में हाथी प्रतीक है। बोध गाथाओं में हाथी किसका प्रतीक है? तो महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित है। देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म, तो प्रतीक चिन्ह माना जाता है हाथी को। महात्मा बुद्ध के जो पूर्व जन्मों की जानकारी है वो जातक कथाओं में भी मिलती है। जातक कथा। और 3 पिटक भी होते हैं बौद्ध धर्म के। 3 पिटक ये भी उनके साहित्य हैं। पिटक कौन कौन से होते हैं? 3। एक तो होता है सुत्त पिटक, और एक आ जाएगा विनय पिटक, और एक नंबर 3 ये अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। ये 3 पिटक है। 3 पिटक और जातक कथाएं। तो जातक कथाओं में क्या लिखा है? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों के बारे में, और इसमें सिद्धांत और उनके आचरण के बारे में। जैसे सुत्त पिटक में क्या है? सिद्धांत। विनय पिटक में महात्मा बुद्ध के आचरण से संबंधित, और अभिधम पिटक में उनके दर्शन के बारे में लिखा हुआ है, जो दर्शन जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पानीपत की तीसरी लड़ाई सन 1761 में मराठों की सेना का औपचारिक संचालन किसने किया था? देखना, जो पेशवा के एक चचेरे भाई थे सदाशिवराव भाऊ ने पानीपत के तीसरे युद्ध में सन 1761 में मराठों का नेतृत्व किया था। और यह युद्ध किस किस के बीच में हुआ? अफगानों और मराठों के बीच में। यानी कि एक तो इसमें अफगान कौन था? अहमद शाह अब्दाली।
अहमद शाह अब्दाली। और किसके विरुद्ध हुआ था? ये मराठों के विरुद्ध। मराठों का नेतृत्व किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ ने। इस युद्ध में हार हुई थी और इसके एक प्रत्यक्षदर्शी थे काशीराज पंडित। काशीराज पंडित ने पेशवा को, जो पेशवा थे, पेशवा को यह आकर बताया था कि इस युद्ध में हार हुई है और इसमें 2 मोती विलीन हुए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हुई है और चांदी की तो गणना ही नहीं की जा सकती। तो 2 मोती का विलीन क्या हुआ? एक तो पेशवा का अपना पुत्र था और पेशवा का चचेरा भाई, इनकी तुलना तो 2 मोती से की गई है। तो क्या थे? 2 मोती। और 22 सोने की मोहर, है ना, मोहर से तुलना की गई कि जो बड़े पदाधिकारी 22 वो भी मारे गए थे। और चांदी की तुलना की गई है सैनिकों से, सैनिक भी इसमें काफी मारे गए थे। तो क्या कहा था कि इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? काशीराज पंडित ने बताया जब कि 2 मोती विलीन हुए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हुई हैं और चांदी की तो गणना ही नहीं की जा सकती। ये किसका कथन था? काशीराज पंडित का। तो काशीराज ने किसे बताई ये बात? पेशवा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुसार लगाइए। इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना है हमें। मार्लेमिंटो सुधार, देखना मार्लेमिंटो सुधार कब हुआ था? 1909 में। ये तो 1909। क्रिस मिशन कब आया भारत में? सन 1942 में। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड कब हुआ था? 1919 में, जिस पर एक भारत शासन अधिनियम भी बना था 1919 का, तो 1919 में बना। और कैबिनेट मिशन आया था भारत में सन 1946 में। तो पहले इनमें से क्या हुआ? पहला यानी कि मार्लेमिंटो सुधार, उसके बाद में चैम्सफोर्ड चौथा, फर्स्ट और फोर्थ। तो आंसर सी आ जाएगा, फर्स्ट, फोर्थ, 2 एंड 3, ये हो जाएगा। तो पहली घटना कौन सी हुई? पहली, उसके बाद में चौथी घटना, फिर क्रिस मिशन और लास्ट में कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर ही भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। और क्रिस मिशन ये भारत छोड़ो आंदोलन से पहले यहां पर आया था और 1909 में एक कानून बने थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 7, संस्था और संस्थापकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? संस्था और जो इसके संस्थापक हुए हैं, देखना थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट से संबंधित है। हालांकि इसकी स्थापना सन 1875 में अमेरिका में हुई थी, न्यूयॉर्क में ब्लावस्की और आलकाट ने। बाद में एनी बेसेंट भी इससे जुड़ी थी। और लाला हरदयाल ये गदर पार्टी के संस्थापक थे। होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक। इंडियन एसोसिएशन NM जोशी, नारायण मल्हार जोशी नहीं, इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना की थी आनंद मोहन ने की थी। और एक थे इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये स्थापना किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्थापना की थी। तो इसमें आंसर डी ही गलत हो जाएगा, बाकी ये तीनों इसमें राइट आंसर है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट 1919 में, और इसी के आधार पर फिर 1900 अधिनियम बनाया गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। ये किस पर आधारित था? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड। देखना जो मॉन्टेग्यू थे, मॉन्टेग्यू और चैम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू क्या थे? भारत सचिव। ये तो क्या थे? भारत सचिव। भारत सचिव का जो ऑफिस था ये लंदन में होता था, लंदन। और जो चैम्सफोर्ड थे, चैम्सफोर्ड गवर्नर होते थे, यहाँ के भारत के गवर्नर जनरल। ये कहां पर? जो राजधानी भारत में थी, यानी कि दिल्ली या फिर कलकत्ता, है ना, ये भारत में रहते थे, लंदन में। तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड इन दोनों ने मिलकर एक कानून बनाया था, एक्ट बना था, 1919 का एक्ट बना, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड। तो मॉन्टेग्यू किस पद पर थे? भारत सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, भारत विभाजन का बाल्कन प्लान क्या था? देखना बाल्कन जो प्लान था, योजना, ये इसमें थे जो विभाजन हुआ था, यानी कि माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना, है ना। तो ये किस में थे? माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत शासन अधिनियम, जब उसमें भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे, 3 जून को हुआ गया था। तो 3 जून योजना भी इसको कहते हैं, या मनबाटन योजना भी कहते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की उपज थी बाल्कन प्रस्ताव। नंबर 10, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, ये मेरठ में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे JB कृपलानी, आचार्य JB कृपलानी, जयराम भगवान दास कृपलानी, ये क्या थे? इसके अध्यक्ष थे स्वतंत्रता के समय। क्वेश्चन नंबर 11, नंदा देवी चोटी कहाँ है? नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में क्या आ जाएगा? कुमायूं हिमालय का भाग, कुमायूं वहां का मंडल है, ये उत्तराखंड का। नंदा देवी पर्वत वहीं पे कुमायूं मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
रावी नदी पर जो योजना क्रियान्वित की गई है उसे क्या कहते हैं? रावी नदी की तो कौन सी है? थीन योजना, ये रावी नदी की योजना है। और टिहरी बांध तो भागीरथी और भिलंगाना पर बना हुआ है जी, थीन योजना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 13। सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखना किस मंडल में क्या घटित होता है। पहले भी हमने वीडियो में बताया था कि जैसे पृथ्वी तल से ये कितने मंडल बने हुए? 5 मंडल। ये क्या है? हमारी पृथ्वी है, जैसे अर्थ। तो अर्थ के ऊपर ही हम जो वायुमंडल है 5 स्तरों में विभाजित है, 1 2 3 4 और 5। इसके ऊपर क्या आ जाएगा? फिर स्पेस आ जाएगा। फिर तो स्पेस, इसे हम क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर। ये तो क्या है? क्षोभ मंडल। और दूसरा समताप मंडल, समताप मंडल। नंबर 3 आ जाएगा मध्य मंडल। और ये आयन मंडल, आयन। और ये बहिर्मंडल आ जाएगा, बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है लगभग 16 से 18 किलोमीटर। जो हमारा पृथ्वी का तल होगा, जहां पर हम रहते हैं, पृथ्वी तल से 5 मंडल, इनको हम क्या कहेंगे? ये वायुमंडल हो जाएगा। यानी कि इसकी हाइट कितनी होगी? 10,000 किलोमीटर अबव। ये तो क्या होगा? वायुमंडल, वायुमंडल। तो वायुमंडल की 5 परत होती हैं। सबसे नीचे की क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और नंबर 5 बहिर्मंडल। तो इसमें कहा कि किसमें कौन सी घटना घटित होती है। क्या दिया है? जैसे क्षोभ मंडल, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे किसमें होंगी? आयन मंडल में होती है, आयन। तो इसका क्या आ जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंगे का आयन मंडल, यानी कि डी में पहला हो जाएगा, डी में फर्स्ट। तो डी में फर्स्ट तो 1 में ही है, सी में, तो सी आंसर आ जाएगा इसका। और क्षोभ मंडल में क्या होता है? क्षोभ मंडल में वायु की क्षैतिज धारा का प्रभाव, यानी कि जितनी भी गतिविधियां वो सब क्षोभ मंडल में ही होती है। सामान्य ताप, ये पतन दर, अच्छा, तापमान में कमी होती जाती है। जैसे क्षोभ मंडल में हम ऊपर बढ़ते हैं तो तापमान में कमी होती जाती है। समताप मंडल में क्या? वायु की क्षैतिज धाराएं होती हैं। और ओजोन मंडल में पैराबैंगनी किरणें, ये पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, सी में, यानी कि दूसरा हो जाएगा। और एक बचता है समताप मंडल में वायु की क्षैतिज धाराओं का प्रभाव। तो क्या आ जाएगा इस तरीके से? हमारा आंसर सी, आंसर इज सी। ये हो जाएगा 4 3 2 1, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? देखना, यमुना नदी पर, तो यमुना नदी के किनारे आगरा बसा हुआ है। आगरा यमुना नदी के किनारे। इसी केस ये आ जाएगा गंगा नदी के किनारे। नंबर 15, देश की निम्नलिखित प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थलों का सही जोड़ बनाइए। तो सतलज, देखना कौन सा उद्गम स्थल, यानी कि किस नदी को कौन सी नदी किस क्षेत्र से निकलती है। सतलज कहां से निकलती है? कैलाश पर्वत से। और झेलम ये शेषनाग। और नर्मदा अमरकंटक मध्य प्रदेश। डी में तो दूसरा हो जाएगा, डी में सेकंड, डी में सेकंड, ए में ही है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए। और सतलज नदी कहां से निकलती है? राकसताल, ये राकसताल कहां पर है? कैलाश पर्वत, तिब्बत से। और झेलम नदी का आ जाएगा शेषनाग झील से निकलती है झेलम नदी, कश्मीर में। और कावेरी नदी ये कर्नाटक से निकलती है, ब्रह्मगिरी के पर्वतों से निकलती है। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा कौन सा? ए आंसर, इसके मिलान करने के लिए। तो आप ये नदियां मैप में भी बढ़ते रहिए, उससे और भी क्लियर हो जाएगा। नंबर 16, कृषि उत्पादकों की आपूर्ति प्राय। कृषि उत्पादक, देखना जो इनकी आपूर्ति है ये बेलोचदार होती है, यानी कि कृषि उत्पाद अगर चाहे भाव में बढ़ोतरी हो या कमी हो, लेकिन जो खरीदारी रहती है, परचेजिंग पावर सेम ही रहती है लगभग, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता। तो क्या आ जाएगी? बेलोचदार, जिसमें लोच कम हो, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी कम हो। आगे नंबर 17, नीली क्रांति किससे संबंधित है? देखना, नीली क्रांति, नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। मछली पालन, केकड़ा पालन, या समुद्र में हम जो भी पालन करते हैं जल में, ये किससे आ जाएगी? मत्स्य पालन, नीली क्रांति। ओके। नंबर 18, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहां पर लगा है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, देखना जो भारत का सबसे बड़ा रिफाइनरी है ये तो डिगबोई आसाम में है, वैसे सबसे पुराना भी है ना। लेकिन अगर देखें ये IOC का, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का IOC, इसका जो सबसे बड़ा प्लांट लगा हुआ है ये पारादीप, उड़ीसा में लगा हुआ है। ये कहां पर है? पारादीप, पारादीप ये किस में आ जाएगा? उड़ीसा, उड़ीसा में हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है?
खरीफ की फसलों में जो नहीं आएगी, खरीफ में तो धान होता है मुख्य फसल, है ना, तो ये खरीफ की नहीं है, धान, मक्का, मूंगफली, मसूर, मसूर नहीं होगा, ये रबी के साथ उगाई जाती है मसूर, इनकी जो दाल होती है। नंबर 20, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ द्वारा पहला देशव्यापी आर्थिक सर्वेक्षण कब कराया गया था? देखना, वैसे तो सीएसओ की जो स्थापना हुई थी 1951 में हुई थी, लेकिन ये 77 में भी सर्वे कराया गया था, और ये क्या आधार वर्ष का चयन करता है, और ये विकास संबंधी जो आंकड़े हैं वो जारी करता है कि इसमें जो नेशनल इनकम रही है, एनआई, राष्ट्रीय विकास, ये राष्ट्रीय उत्पादन या राष्ट्रीय आय, उसका विकास कितना हुआ है, वृद्धि उसमें कितनी हुई नेशनल इनकम की। तो सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है? तो सबसे कम अगर ये देखें सेक्सुअल रेशियो, ये रहता है हरियाणा में, हरियाणा में सबसे कम, और सबसे अधिक कहां पर है? केरल में। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में किया गया था? तो ये हुआ था पार्लियामेंट का उद्घाटन आई थिंक 1927। तो आंसर इज बी। देखना, जो इसके डिजाइन करता थे वो थे एडवर्ड जेबी लुटियंस, पार्लियामेंट के, जो अब वर्तमान में बनी हुई है पार्लियामेंट संसद। और इसमें जो राष्ट्रपति भवन बनाया गया था, इसका उद्घाटन 1929 में हुआ था, इसलिए उसको इरविन हाउस भी बोलते हैं। तो इरविन ने सबसे पहले उसमें निवास किया था, राष्ट्रपति भवन में। तो नई दिल्ली में जो स्थापित किया पार्लियामेंट, इसका उद्घाटन 1927 में, और इसके बाद राष्ट्रपति भवन का हुआ था जस्ट बाद। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? देखना, जो फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं आता, मूल कर्तव्य किस में आ जाएंगे? अनुच्छेद नंबर 51 ए में आएंगे, और इनकी संख्या कितनी है? 11 इनकी संख्या है। संख्या में कितने हैं मूल कर्तव्य? ये 11 हो जाएंगे। तो ये कहां से लिया हमने? मूल कर्तव्य रूस के संविधान से प्रेरित है। इसमें लोक चुनाव में मतदान करना, ये संविधान में यानी कि मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक टेंडेंसी रखना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये सब क्या है? ये तो मूल कर्तव्य में लिखे हुए हैं, लेकिन मूल कर्तव्य में चुनाव मतदान का उसमें प्रावधान नहीं है। और कहां से प्रेरित है? रूस के संविधान से। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसके अंतर्गत जोड़े गए थे। और एक समिति भी इससे संबंधित है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति। तो समिति का नाम क्या है? स्वर्ण सिंह समिति। ये किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किए गए हैं? देखना, जो विधेयक होंगे, बिल्स, ये बिल किस में दिए गए हैं? धन विधेयक की जो परिभाषा है 110 में दी गई है, और 111 में उनको पारित करने का प्रावधान 112 में फिर दिया गया है बजट के बारे में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अनुच्छेद नंबर 110, इसमें धन विधेयक दिया गया है। धन विधेयक वो विधेयक होंगे जो केंद्र के राज्य की संचित निधि से संबंधित होते हैं। संचित निधि, संचित निधि का एक दूसरा नाम है समाकेलित निधि। समाकेलित निधि, जो समाकेलित निधि या संचित निधि से संबंधित है वो क्या हो जाएंगे? धन विधेयक। जैसे टैक्स लगाना, टैक्स हटाना, जो भी सरकारी खजाने में धनराशि जमा होगी वो संचित निधि में जमा होगी, और ऐसा विधेयक जो संचित निधि से संबंधित है वो धन विधेयक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? जो ग्राम पंचायतों का विकास करना, ये किसमें? डीपीएसपी में। डीपीएसपी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अनुच्छेद नंबर 40 में। तो किसमें आ जाएगा? 40। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। क्वेश्चन नंबर 26, विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? देखना, विटामिन बी से बेरी रोग होता है, विटामिन सी से स्कर्वी, लेकिन विटामिन ए से इसमें रिकेट्स दिया है, रिकेट्स रोग नहीं। विटामिन ए से होता है रेटिनोल, इसका नाम है रेटिनोल, और ये आंखों का रोग होगा विटामिन ए की कमी से।
तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 और 3, दूसरा और तीसरा इसमें सत्य है, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। इको मार्क किस उत्पादन के लिए दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद है। इको मार्क पर्यावरण की दृष्टि से जो अनुकूल होते हैं उन पर इको मार्क का एक चिन्ह लगाया जाता है। पर्यावरण के अनुकूल होने चाहिए, पर्यावरण को कोई हानि ना पहुंचाए। नंबर 28, कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है, यह परिघटना किससे संबंधित है। देखना, प्रसारण की क्रिया होती है, उसमें एक प्रसारण ओस्मोसिस क्या होगा, जब वो अपने अंदर एक एब्जॉर्ब करता है किसी तरल पदार्थ को, क्या आ जाएगा ये ओस्मोसिस के लिए प्रसारण। यानी कि जो कच्चे आम होंगे जिनका अचार बनाया जाता है उसमें परिघटना कौन सी होती है, ओस्मोसिस की होगी, प्रसारण की प्रक्रिया होगी। जैसे नींबू निचोड़ते हैं, अगर उसको फिर से पानी में डाल दिया जाए वो अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, निम्नलिखित धातुओं में किसकी अभिक्रियाशील, उसके अभिक्रियाशील के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि जो सबसे अधिक अभिक्रिया करता है फिर उससे कम करता है, यानी कि घटते हुए क्रम में। तो इसमें क्या आ जाएगा, सबसे अधिक जो ग्रुप में दिया गया है अभिक्रियाशील सोडियम में हो जाएगा, सोडियम, उसके बाद फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम और जिंक। यानी कि इन चारों में अगर देखें तो सोडियम अधिक अभिक्रियाशील होता है, यानी कि ये ज्यादा रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन पावर इसकी ज्यादा होती है। नंबर 30, प्रतिजन यानी कि एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो एंटीजन क्या करता है, जो हमारे ब्लड में होगा एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं। तो एंटीजन ये रेजिस्टेंस पावर बढ़ाता है, यानी कि प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी आंसर। तो इस प्रकार ये हमारे आज की इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस हैं और ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आए होंगे। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। ओके, थैंक यू।